हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सही होंगे। तो आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 7, जो कि इस चैप्टर के ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब जो आपने अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स कराए हैं, 6 लेक्चर मैंने इस चैप्टर के मैंने कराए हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, जितने टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में विजिबल होंगे और उनके कुछ के आंसर्स भी विजिबल होंगे, और बाकी रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग प्रॉपरली समझने वाले हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विजिबल हो रहा होगा। लिखा क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। तो गाइज इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, अगर मेरे लेक्चर्स पूरे देखे होंगे आपने, तो उसे मैंने आपको बताया था। जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने बताया था जो मैग्नीशियम का रिबन होता है, उसके रिएक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और जो नमी है उससे रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है, जिसके कारण आप मैग्नीशियम को डायरेक्टली दहन नहीं कर पाते। इसीलिए उस मैग्नीशियम के फीते को पहले साफ किया जाता है। अब चलिए हम लोग जरा इनके आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर्स देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम की अभिक्रियता मतलब या अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण या वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। मतलब क्या है, मैंने आपको जब अभिक्रियता श्रेणी मैंने पढ़ाई थी, वो अभिक्रियता श्रेणी क्या थी जरा ध्यान से समझिए। मैंने बताया था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। ये बहुत ही सिंपल है, ये मैंने ट्रिक के साथ मैंने बताई थी आपको कि कैसे लर्न करना है। बहुत ही सिंपल है। क्या है, काशीनाथ का सॉरी यहां पर सीए होगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। बहुत ही सिंपल है। तो जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम की अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब इन सबसे नहीं है, बाकी सबसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए क्या करता है कि जो ऑक्सीजन मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन और नमी है, उसे रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर बनाने लगता है। इसीलिए क्या होती है, अगर आप उसे दहन करो तो आसानी से दहन नहीं होती है, तो उसे हम लोग साफ करते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र मतलब क्या है, सैंड पेपर, जिसे किसी भी लेयर को साफ किया जाता है ऊपर की लेयर हटाने के लिए, तो उसे रगड़कर हटाना आवश्यक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिनका आंसर के थ्रू हम लोग को ऐसे कंप्लीट करना था। तो ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करना है। तो ये गाइस ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, जितने ही मैं क्वेश्चंस बताऊंगा सारे एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की ओर, और सेकंड नंबर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। लिखा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसको सफेदी कराने में यूज कराया जाता है। ठीक है सर। आगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए जरा। लिखा है पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। मतलब वो पदार्थ कौन सा है। याद आ रहा होगा कि सफेदी कराने में कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं, चूना। अब इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड। याद आ रहा है ना। चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कर लिया। और इसका जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, एक्स का नाम बताइए, तो वो पहली चीज चूना होगा।
चूना अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो CaO, और अगर मीन्स इसका हम लोग रासायनिक नाम लिखें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम 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 ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल है, तो ये तो समझ में आया। लेकिन आगे सेकंड भी तो कुछ क्वेश्चंस कह रहा है। क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें लिखे पदार्थ X की जल से विक्रिया करा करके बताइए। मतलब जो ये पदार्थ आप सफेदी कराने में यूज करते हैं इसकी विक्रिया जल से कराइए। तो याद होगा आपको कि जब मैंने इसको पढ़ाया था, अच्छा सफेदी कराते हो तो पहली चीज चूने से कराते हो, तो चीज पता है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे पता है। तो ये जो चूना है इसमें क्या करा जाता है? जब भी अगर घर में पुताई होती है, पहले के जमाने में चूना बहुत यूज किया कराया जाता था, मतलब क्या पहले ज्यादा यूज कराया जाता था। तो जब चूने को लाते थे तो पहले उसे पानी में भिगो दिया जाता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पानी में डालने के बाद जो चूना है, वैसे इसका आप इसे ऐसे भी पहचान सकते हो, बिना बुझा हुआ चूना। मतलब अगर इसे पानी में डालते हो तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी ऊष्मा निकलती है। तो 2 से 3 4 5 6 7 घंटे बाद इसे ऐसे मतलब ऐसे ही पानी में रख देते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग उसका मतलब जो सफेदी कराना होता है वो कराते हैं। चलिए जरा इनकी हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो पहला नंबर है, इस पदार्थ की अभिक्रिया मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं। तो जल से कराने के बाद जो बनता है, मतलब जब बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना है और उसमें पानी डाल दो तो मतलब बुझ जाएगा। तो बुझा हुआ चूना बनता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला ये चीज समझ लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो गाइस ये चीज समझ में आया होगा। और ये कौन सा चूना है? ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारी रिएक्शन सेकंड नंबर की हो गई है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कंप्लीटली किया है। तो चलिए इसे पहले नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नोट करिए, नोट हो गया? इरेज करें, इरेज किया जाए। चलिए तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, और वो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है स्क्रीन पे देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा। और क्या है उसे जरा मैं रीड करता हूं। पहले आप एक काम करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ रिएक्शन भी करेंगे। तो पहले आप ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? मतलब क्या है? कह रहे हैं कि जब भी लोहे की कील मतलब जो आयरन है, Fe, रिप्रेजेंटेशन तो पता होगा आपको, मैंने बता रखा है। जब लोहे की कील, लोहा मतलब आयरन Fe को कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? अणुसूत्र क्या है कॉपर सल्फेट का? CuSO4। कह रहा है कि जब विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अब इसका रीजन हम लोग समझ सकते हैं इसके रिएक्शन से, कि इनकी रिएक्शन क्या होगी। तो चलिए पहले हम इनका आंसर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इनकी रिएक्शंस करेंगे यहाँ पर, और साथ में आप भी करिएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। तो एक काम कर लो पहले कि आप रिएक्शन पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इनको रीड करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इन्होंने कहा है कि जब अगर आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4, और ये आपको पता होना चाहिए, मैं बता रखा है मैंने, कॉपर सल्फेट ही नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, मतलब नीला कलर होता है इसका। जैसे ही आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हो तो ये आयरन सल्फेट बनाता है, मतलब FeSO4 बनाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। लिखा है कि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु। अभी मैंने यहां पर लिखा था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके फीके पकाता है कौन? फीके पकाता है कौन मतलब Cu। तो आप खुद ही देखिए ना, जितने ऊपर हमारे एलिमेंट होंगे उनके रिएक्टिव मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे।
और जितने जो नीचे होंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। तो कॉपर और अगर आयरन की हम लोग बात देखें तो सबसे ज्यादा कौन सक्रिय धातु है, यही तो है आयरन। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, और ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया की भी होगी। अगर एग्जाम में आता है कि एक अभिक्रिया विस्थापन की भी बताइए तो यहां पर आप याली रिएक्शन बता सकते हैं। तो चलिए, वैसे हम लोग देख रहे हैं क्या है कि आयरन अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि इसका रंग हरा होता है। तो यहां पे उन्होंने यही कहा है कि आयरन की विक्रिया अगर कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर इसका रंग बदल क्यों जाता है। तो चलिए अब हम लोग पूरी इनकी जो इनका आंसर है उनको हम लोग रीड करते हैं और समझते हैं और क्या लिखा है। लिखा है, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो लोहा कॉपर के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को हटा देता है, तथा आयरन सल्फेट बनाता है जिसका रंग हरा होता है, मतलब ग्रीन होता है, इसलिए विलयन का रंग नीले से बदलकर हरा हो जाता है। तो जो ये हमारा सॉल्यूशन बना था, मतलब विलयन जो बना था वो नीला था, अब ये क्या बन गया, हरा बन गया। इसका कारण क्या है, आयरन अधिक सक्रिय धातु होने के कारण। तो ये रिएक्शन है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नोट कर लिया है, इरेज किया जाए। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लिखा क्या है, इसका जवाब आप बताइएगा और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या लिखा हुआ है, लौह चूर्ण मतलब वही लोहा, मतलब आयरन, Fe। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। इन्होंने कहा लोहा जो है मतलब Fe, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला मतलब HCl डालने पर क्या बनता है। आंसर आ गया होगा आपका, चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए पहले। और आगे कह रहा सही उत्तर सुनिए। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या दिया है, वैसे आपको पता हो गया होगा, नहीं पता है तो जरा देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, शायद बन भी सकता है, वैसे चेक करते हैं अभी हम लोग। सेकंड कह रहा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ये OH ग्रुप, तो यहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर ये तो नहीं बना सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ कराएं तो कोई अभिक्रिया नहीं हो, नहीं। आगे लिखा है आयरन लवण तथा जल बनता है। अच्छा, जल भी बनेगा तो आप खुद ही देखिए ना, H2O बनेगा, यहां ऑक्सीजन नहीं है तो कहां से जल बनेगा, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन तो पहला करेक्ट दिख रहा है, लेकिन कैसे होगा उसको जरा ध्यान से समझिए। उससे पहले हम लोग देखिए कि आयरन जो होता है, आयरन ठोस होता है, मतलब सॉलिड होता है, और जो HCl है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा, आयरन जो है वो सॉलिड होता है और जो HCl है वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, और इसके बाद जो रिएक्ट करता है तो यहां से बनाता है FeCl2 आयरन क्लोराइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है या फिर मुक्त होती है। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अगर इसको देखें तो ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन एक गैस है। तो ये हमारी रासायनिक समीकरण है जो आप यहां पर सामने देख रहे हो, बहुत ही सिंपल थी और ये 1 नंबर की एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती भी है। तो गाइस पहले इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। तो या फिर स्क्रीनशॉट ले लें आप, चलिए नोट करिए। नोट कर लिया होगा तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि Fe2O3, तो एक काम करते हैं पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, Fe2O3 की अभिक्रिया कराया है
Al मतलब एल्युमिनियम के साथ, और इन्होंने Al2O3 बनाया है और 2Fe मतलब आयरन बना हुआ है। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिए। लिखा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। चलो ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, सेकंड ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, और एक है विस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस आपको देखने से समझ में आ गया होगा, पहले वीडियो को पॉज करें और पहले इसका आंसर सोचें। पता हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, बताया था मैंने कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया होगा। आगे हम लोग, वैसे ये हमारी रिएक्शन है ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 पदार्थ तो हैं लेकिन उत्पाद जो है वो भी तो 2 बना रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डिफिनीशन है बहुत ही सिंपल, लर्न करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप प्रॉपर्ली तरीके से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताई थी, ऐसी अभिक्रिया जिनमें जो यौगिक हैं उनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर मुझे आयनों का आदान प्रदान तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि आयरन है, आयरन तो चलो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन निगेटिव है, एल्युमिनियम पॉजिटिव है, मतलब इनके ऊपर धन आवेश है। तो ये कहां पर, ये तो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम इससे रिएक्ट कर रहा है, एक तो चलो इससे रिएक्ट कर रहा है लेकिन ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ ही नहीं, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मैंने क्या बताई थी, इनकी डिफिनेशन याद होगी आपको, क्या मैंने बताई थी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक हो लेकिन वो टूट करके छोटे छोटे भागों में उत्पाद बनाते हैं। तो यहां पर अभिकारक तो 2 हैं हमारे, जो कि उन्होंने कहा था एक हो। हालांकि हम जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया ऐसी कोई भी अभिकारक को तोड़ती नहीं है, ऊष्मा, प्रकाश और जो हम लोग इसके उसको मतलब जो भी एनर्जी देते हैं या जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसके थ्रू टूटता है, पता है, लेकिन ये ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे तो अभिकारक एक से ज्यादा ही है, तो वियोजन भी नहीं है। तो सर चौथा नंबर तो करेक्ट होगा। चौथा कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसकी भी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं और बिल्कुल आसान से हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि इनकी डिफिनेशन है क्या। लर्न आप मत करें, जब तक आप प्रॉपरली तरीके से इस चीज देखेंगे तो डिफिनेशन आपको ऑटोमेटिक लर्न होगी। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं इनकी डिफिनेशन की। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताई थी, ऐसी अभिक्रिया जिनमें जो हमारे अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारक और उत्पाद तो होगा ही होगा, कंफर्म होगा। तो अभिकारक में हमारे 2 ऐसे यौगिक होंगे या 2 हमारे तत्व होंगे जिनमें एक तत्व अधिक क्रियाशील होने के कारण और दूसरा तत्व कम क्रियाशील होने के कारण वो एक को विस्थापित कर देता है। वही काम तो यहां हो रहा है, देखिए ना, यहां पर FeO था, मतलब Fe2O2 था और एल्युमिनियम था। और अगर आप अभिक्रिया जो श्रेणी मैंने बताया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, उसमें अगर मैंने बताया हो तो यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। मतलब यहां से चीज समझ में आ रहा है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैंने तो ट्रिक बताया है, आपको लर्न भी हो गई होगी, नहीं लर्न है तो पहले आप उसे लर्न कर ले, क्योंकि लगभग रिएक्शंस में हम लोग यही चीज देख रहे हैं। करिए ना, काशीनाथ का माली आलू, आलू मतलब AL, देखिए पहले यही आया है ना, पहले ये आया है, आलू जरा फीके पकाता है तो बाद में ही आया हुआ है। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, तो क्या करेगा, आयरन को इस सॉल्यूशन से, इस विलयन से विस्थापित कर देगा और ये जाके इससे रिएक्ट कर लेगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर जो थर्ड वाला तो था ही नहीं, क्रॉस था, मतलब फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया।
तो गाइज ये चीज समझ में आया होगा और इसमें नोट करने की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आप जरा स्क्रीन पर देखिए, और स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको क्या लिखा है। श्वसन, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? मतलब श्वसन जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अच्छा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन में हम लोग को समझना क्या है। तो इसे इन्होंने कहा है कि जो श्वसन अभिक्रिया है या श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद तो बनाए हैं लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान करें, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी क्या थी? जस्ट इसके अपोजिट, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक और उत्पाद तो होगा ही लेकिन अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जो ऊष्मा लेता हो, ठीक है, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसे आंसर क्या लिखा है जरा हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है श्वसन अभिक्रिया की समीकरण निम्नलिखित है। वैसे श्वसन अभिक्रिया के जो समीकरण है वो भी बहुत हैं। वैसे हम लोग देख लेते हैं इसमें अभिक्रिया कौन सी है। इन्होंने अभिक्रिया किसके साथ कराई? ग्लूकोज की अभिक्रिया। ग्लूकोज मतलब क्या है? C6H12 और O6। ग्लूकोज का दहन किया है। तो मैंने बताया था दहन करोगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। तो इन्होंने क्या किया? ग्लूकोज का दहन किया है और दहन करने के बाद, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन करोगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ये श्वसन अभिक्रिया है। अब ये श्वसन अभिक्रिया कैसे हुई उसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आप खाते हो, रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हैं आप, तो उसमें ग्लूकोज ही तो होता है, आप उसे खाते हो, वो अंदर दहन होता है, मतलब कोशिकाओं के साथ रिएक्ट करता है वो। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? सांस लिया, सांस छोड़ा, जो छोड़ा है वही तो कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आया होगा। अब पानी, वाटर, पसीना, जब भी हम लोग भागते हैं तो पसीना निकलता है या ऐसे भी पसीना निकलता है, तो ये वाटर है। अब ऊष्मा सर कहां से निकले? अब जब भागते हो, चलते हो, आपके क्या बॉडी से हीट नहीं निकलती है, तो वही तो ऊष्मा हो गई। तो ये श्वसन अभिक्रिया। तो जरा हम लोग समझते हैं इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये एक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक और उत्पाद तो बना रहा है लेकिन उत्पाद के साथ ऊष्मा भी तो दे रहा है, और जहां ऊष्मा प्रदान करता है तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो गाइस ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि एग्जाम में पूछी भी गई है। तो इसे आप नोट कर लें। वैसे ही आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा और आगे भी कुछ दिया है, हम लोग रीड कर लेते हैं कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का उपचयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है। तो गाइस पहले इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए। नोट हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए इसे इरेज कर रहा हूं मैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा। लिखा हुआ है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। मतलब इन्होंने कहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है। बिल्कुल, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत ही तो है। और क्यों है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी आप बताइए? संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन क्या कहलाती है? जस्ट इसका उल्टा है कि एक अभिकारक टूटकर अलग अलग या छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद बनाते हैं, ऐसी विक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जस्ट इसके अपोजिट तो है, यहां अभिकारक आप दो से ज्यादा ले रहे हो, एक उत्पाद एक बन रहा है, और वियोजन में अभिकारक एक ले रहे हो, उत्पाद दो से ज्यादा बन रहे हैं। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। चलिए इनकी जरा हम लोग, इन्होंने क्या अंतर बताया हुआ है वो पढ़ते हैं, फिर इनके हम लोग रिएक्शंस भी देखेंगे कैसे इन लोगों ने किया है। तो इनको जरा आप रीड करिए, जरा क्या लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकर्मक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने डिफिनेशन समझा हुआ है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये भी हम लोगों ने अभी डिफिनेशन समझा है। इस प्रकार ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गाइस ये चीज समझ में आया होगा जस्ट इसकी विपरीत क्यों है। अब चलिए हम लोग इनकी जरा रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं और रिएक्शंस कैसे होगी उनको जरा देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन है वो किसकी होगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी होगी। जैसे कार्बन की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया है तो क्या बनाएगा गाइस, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बहुत सिंपल है सर, कार्बन की विक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि कौन सी विक्रिया है, ये कौन सी विक्रिया है, चलिए चेक कीजिए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब अभिकारक दो या दो से ज्यादा, मतलब दो तो है ना कम से कम, और उत्पाद बनाते समय तो वो क्या बना रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी विक्रिया हम लोग संयोजन विक्रिया कहते हैं। तो ये कौन सी विक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। तो ये चीज समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे रिएक्शंस की ओर, और वो दूसरा रिएक्शन है, जरा बताइएगा कि कौन सी वो रिएक्शंस में, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, कि कैल्शियम ऑक्साइड की विक्रिया जल के साथ कराए और बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। डजंट मैटर कि ऊष्मा निकल रहा है, वैसे निकलती है, ये तो पता है आपको। ये कौन सी विक्रिया है, चलिए गेस नहीं करना है, सिर्फ बताना है। मुझे लगता है कि जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये रिएक्शंस कराई है। तो ये रिएक्शन जो है, मतलब आप खुद ही देखिए ना कि अभिकारक की तरफ दो हमारे पदार्थ हैं, एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सी विक्रिया है, फिर संयोजन विक्रिया है। तो ये चीज समझ में आया है। चलो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट रिएक्शन और ले लेते हैं। जैसे जल का बनना मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जल बनता है। तो आप कहोगे सर फिर से वही रिएक्शन हो गई। सर दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो हैं अभिकारक, जब इनकी रिएक्शंस कराया तो एकल उत्पाद बनाया, मतलब ये तीनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन है, मतलब संयोजन अभिक्रिया की अभिक्रिया है। तो ये चीज समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और भी इनकी रिएक्शंस की ओर जो समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि चौथा नंबर अभिक्रिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित किया गया है और मतलब तोड़ा गया है, तो ये बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहां पर ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा। तो ये विक्रिया का अगर नाम पूछ लें तो नाम बताएंगे आप, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऊष्मा ले रहा तभी तो तोड़ रहा है ये। तो वैसे अब बताइए कौन सी विक्रिया है? अभिकारक तो एक है, उत्पाद दो बना रहा है। तो मैंने जस्ट वियोजन विक्रिया मैंने बताया था, ऐसे विक्रिया जिसमें अभिकारक तो एक है लेकिन वो टूट कर वियोजित होकर अलग अलग या छोटे छोटे भागों में उत्पाद बनाता है, तो ऐसे विक्रिया वियोजन विक्रिया। ऐसे बहुत सारी हमारी रिएक्शंस हैं। तो गाइस ये चीज समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करें और पहले इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नोट हो गया होगा नोट, आई थिंक सो। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चंस क्या है उसको जरा हम पढ़ते हैं
और इसको कैसे कंप्लीट करना है उसे समझते हैं। कह रहा है उन वियोजन अभिक्रिया, मतलब वियोजन अभिक्रिया के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे समझते हैं क्या लिखा है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती हो। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब वियोजन मतलब होता है किसी को तोड़ना, लेकिन ऊष्मा देकर, प्रकाश देकर और विद्युत ऊर्जा देकर। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन भी है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले नंबर, ऊष्मा का विघटन, मतलब ऊष्मा देकर। ठीक है, ऊष्मा देकर के देख लेते हैं। तो अभी एक हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी, कौन सी? कैल्शियम कार्बोनेट की विक्रिया, मतलब जब कराई थी तो ऊष्मा दिया था इसमें, और ऊष्मा देने के बाद क्या बना रहा था? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी तो रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ? ऊष्मा ही तो दिया, तभी तो ये वियोजित हुआ है, टूटा है। तो यही इन्होंने पूछा था। क्वेश्चन लिखा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। अच्छा, मतलब इन अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। वैसे आप सोचिए कि विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। अच्छा, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या विस्थापन और द्विविस्थापन, तो वहां पर आपने देखा था विस्थापन में दो पार्ट मैंने बताए थे, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया मैंने क्या बताया था, जिसको जनरली बुक में विस्थापन अभिक्रिया लिखा होता है, डजंट मैटर कि विस्थापन क्या और एकल विस्थापन, जिसे इंग्लिश में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें मैंने क्या बताया था कि अभिकारक में दो हमारे पदार्थ या यौगिक होंगे, उसमें एक हमारा परमाणु या यौगिक अधिक सक्रिय धातु होगा, मतलब अधिक रिएक्टिव होगा, और एक कम होगा। उसको वहां से वियोजित करके वो उसके साथ जाके रिएक्ट कर लेगा। लेकिन क्या ऐसा द्विविस्थापन में होता है? नहीं होता है। इसीलिए इनका अंतर पूछा है। द्विविस्थापन में क्या होता है? अभिकारक में दो हमारे परमाणु या यौगिक होते हैं, लेकिन इनके आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब एक आयन इधर जाता है और एक आयन उधर जाता है। यही रिएक्शन। चलो जरा हम लोग पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है, और इनकी जरा हम लोग रिएक्शंस भी देखेंगे। क्या लिखा है? विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। अच्छा, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जरा हम लोग इनके रिएक्शन भी देख लें, और रिएक्शन आपको आती भी होंगी। वैसे हम लोग देख लेते हैं रिएक्शंस क्या हैं। जैसे अभी हम सिर्फ विस्थापन की बता रहे हैं, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने कहा जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, मतलब CuSO4 के साथ। ये सॉलिड होता है और ये एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब जलीय विलयन होता है। जैसे इसकी अभिक्रिया कराते हो तो जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4। ये भी क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है। और कॉपर अलग निकल जाता है, मतलब ये भी सॉलिड होता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों है सर? यहां पर देखिए, जब मैंने अभिक्रियता श्रेणी, फिर बार बार वही चीज आ रही है, अभिक्रियता श्रेणी, पहले आप उसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। जिंक और कॉपर की अगर तुलना करोगे तो जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब जल्दी रिएक्ट करती है। जैसे अगर आप, मैं फिर से पढ़ूं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है जरा, मतलब Zn। कौन है आगे आओ, कौन मतलब सी, उसके बाद ही तो आता है। देखिए याद करने का तरीका है आपको, अगर जिस तरीके से याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जिंक सल्फेट के साथ जाकर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये कौन सी विक्रिया है? विस्थापन विक्रिया है, विस्थापन। ठीक है, समझ में आया गाइस? चलिए अब हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर द्विविस्थापन अभिक्रिया बताइए। चलिए देखिए कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड मतलब क्या है? BaCl2। इसकी अभिक्रिया आप Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट के साथ कराइए, तो यहां पर क्या बनाता है? यहां बनाता है बेरियम सल्फेट बनाता है, और सोडियम मतलब NaCl बनाता है। तो सर ऐसा क्यों?
चलिए देखिए जरा, अगर हम बेरियम की बात करें तो बेरियम की संयोजकता कितनी होती है, +2। क्लोरीन की अगर चेक करें तो -1 होती है। सोडियम की संयोजकता देखें तो +1 होती है और सल्फेट की कितनी होती है, -2। यहां पर जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराया तो ये बनाया है, तो ये तो मैंने कहा, ये तो मैं कह रहा हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्यों द्विविस्थापन अभिक्रिया? क्योंकि ये जो बेरियम सल्फेट के साथ जाकर, अभी किससे जुड़ा था, इससे जुड़ा था, लेकिन अब इसके साथ जाकर के जुड़ गया। और जो सोडियम है, सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसके साथ ना रिएक्ट करके इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इनके आयनों का ही तो आदान प्रदान हुआ है। +2 रिएक्ट करा -2 से, +1 -1 से, मतलब सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना। तो समझ में आ रहा है, इनके आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो यही इनके बीच में अंतर है, डिफरेंस है। अगर आप कहो सर इन रिएक्शंस को बैलेंस करिए, तो बैलेंस कैसे होगा, सोडियम 2 है, यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर लीजिए, बैलेंस हो गया रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया है? वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। तो टेक है स्क्रीनशॉट गाइस। चलिए नोट हो गया है, इरेज किया जाए, इरेज किया जाए। ओके चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और वो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अभी जो हम लोगों ने किए हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है स्क्रीन में आपको विजिबल हो रहा होगा। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? छोटा सा क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क्स के एग्जाम में आता है। लोहे की वस्तु में हम पेंट क्यों करते हैं? ये क्वेश्चंस कहाँ का है? मैंने अभी लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको पढ़ाया था धातु का संचारण, धातु हमारी लोहा भी एक धातु तो है, मतलब आयरन धातु ही तो है। अब इन्होंने कहा धातु की वस्तु में हम लोग पेंट क्यों करते हैं। मैंने जब धातु का संचारण मैंने समझाया था, तो हाँ मैंने क्या कहा था कि जो धातु है ये क्या करता है कि जो हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन है और नमी है, इससे रिएक्ट ज्यादा करता है। या हमारे घर में जो दरवाजा होते हैं, मतलब डोर हो गए, विंडो हो गया, रेलिंग्स वगैरह हो गए, या जो कील होती है, कील, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर इसे पेंट वगैरह ना करें, जैसे दरवाजे वगैरह पेंट ना करें, तो इसमें कुछ टाइम के बाद रस्ट लगने लगता है, मतलब जंग लगने लगता है। इसीलिए हम लोग इसे पेंट कराते हैं। वैसे इसका आंसर है क्या, हम लोग जरा पढ़ते हैं और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कि लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड निर्मित करता है। मतलब क्या है, जब भी आयरन ऑक्सीजन या नमी से रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। और आगे क्या लिखा है, जिसे सामान्यतः हम लोग जंग कहते हैं, और जंग आप लोगों ने देखी होगी। आगे लिखा तथा धीरे धीरे होने वाली यह प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब क्या हो गया, इसका कोरोजन हो गया, मतलब इस धातु का कोरोड हो गया, वो खराब होने लगा, क्योंकि जंग लग चुका है, ये ऑक्सीजन और नमी से विक्रिया कर चुका है। आगे लिखा है जंग एक भूरे रंग का भुरभुरा पदार्थ है। वो आपने देखा होगा, जब भी जंग लगी हो तो भुरभुरा मतलब हल्का सा भूरा कलर होता है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का, जो धीरे धीरे धातु को नष्ट करता रहता है। ठीक है, वो धीरे धीरे धातु को क्या करने लगता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वो पत्ती गिर रही है या फिर जो भी उसको वो खराब होने लगता है, तो जो हमारी धातु है वो टूटने लगती है, खराब होने लगती है। लोहे की सतह पर पेंट लगाने से धातु की सतह का वायु से संपर्क नहीं हो पाता है। मतलब जब भी धातु अगर ऐसे ही है, ऐसे आप रखो तो रस्ट लग जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक पेंट लग कर दीजिए आप, तो क्या होगा, अभी जो धातु के साथ रिएक्ट कर रही थी कौन, ऑक्सीजन और जो वायुमंडल में नमी है, लेकिन अब वो पेंट से करेगी तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा उस धातु पर, इसीलिए धातु के ऊपर पेंट कराया जाता है। और आगे लिखा है अतः, मतलब संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाती है, और अतः लोहे में संक्षारण से बचने हेतु लोहे की वस्तु पर पेंट किया जाता है। तो ये हमारा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है। और जैसे और भी बहुत चीजें होती हैं जो लोहे की होती है, लेकिन उसमें पेंट नहीं कराते हैं, जैसे समुद्री जहाज वगैरह हो गए, तो उसमें पेंट वगैरह नहीं कराते, वहां पर एक धातु की चादर चढ़ाते हैं। क्या सर वो भी धातु, ये भी धातु? एक्चुअल में होता क्या है उसमें कि ऐसे धातु लगाते हैं जो ऑक्सीजन की, मतलब जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है और नमी है, जिससे रिएक्ट कम कर सके।
तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आए होंगे और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नया चैप्टर होगा। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।